नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा एक खास बुलेटिन। चलिए रुक करते हैं खबरों का। उनके पिताजी का स्वागत पुष्प से करें। महापौर लखनऊ से अनुरोध है कि वो उनकी माताजी का स्वागत पुष्प से करें। आज के इस भव्य एवं ऐतिहासिक अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय श्री भूपेन्द्र चौधरी जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय राज्य मंत्रीगण, सांसद सदस्यगण, विधायकगण, महापौर नगर निगम लखनऊ श्रीमती सुषमा खरकवाल जी व हमारे प्रदेश के गौरव ग्रुप कैप्टन श्री सुभांशु शुक्ला एवं उनके आदरणीय माता पिता, धर्मपत्नी एवं परिवार के अन्य सदस्यगण का इस गौरव गरिमामयी समारोह में पधारे समस्त गणमान्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय मंत्री जी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी श्री अनिल कुमार से अनुरोध है कि आज वह इस शुभ अवसर पर एकत्रित समस्त गणमान्य अतिथियों एवं ग्रुप कैप्टन श्री सुभांशु शुक्ला का स्वागत उद्बोधन करें। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। इस अवसर पर मैं सुभांशु शुक्ला का संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। ग्रुप कैप्टन श्री सुभांशु शुक्ला जनपद। तो वहीं आपको बताते चले, लखनऊ में लाल का ग्रैंड वेलकम, वहीं सीएम योगी भी इस कार्यक्रम के तहत मौजूद है। साथ ही सुभांशु शुक्ला का यहाँ आपको बताते चले वेलकम किया जा रहा है, उनके तहत ये प्रोग्राम आयोजित किया गया। तो वहीं आपको बताते गगनवीर शुभांशु को पर देश को नाज है, साथ ही उनके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां आपको बता दें कि शुभांशु का सम्मान इस कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। एकदम लगता था कि इतना अपनत्व का भाव, मुझे वह दृश्य भी याद है। और आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप लखनऊ के हो, उत्तर प्रदेश के हो, लेकिन हम आपके साथ बैठ करके यहाँ सबका छाया चित्र भी हो रहा है। आपकी बात भी सुनने का निकट से काम करेंगे और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप जितनी भी यात्राएं करें उसमें आगे बढ़े, भगवान से प्रार्थना हमारी भी आयु आपके साथ जुड़ जाए और आप भारत के मान को, सम्मान को, तिरंगे को आगे बढ़ाते रहें। यही भगवान से प्रार्थना करते हुए, लंबी बातें ना करते हुए, क्योंकि आपको हम भी सुनना चाहते हैं। अपनी बात को यहीं पर पूरा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। आगे यूपी का अपमान शुभांशु की उड़ान पर एक संक्षिप्त फिल्म मैं अनुरोध करना चाहूँगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से कृपया उसको प्रसारित करें। कृपया संक्षिप्त फिल्म को चलाएं। आसमां से देखा अपने वतन का नक्शा, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा। भारत आज भी अंतरिक्ष से सारे जहां से अच्छा दिखता है। जय हिंद, जय भारत।
ऐतिहासिक एक्सियोम 4 मिशन के सफलतापूर्वक संचालन और अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में 18 दिन गुजारने के बाद लखनऊ का बेटा घर लौटा है। शुभांशु शुक्ला की सफलतापूर्वक घर वापसी ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में तेजी से आगे बढ़ रहे मानव स्पेस मिशन के लिए अंतरिक्ष के दरवाजे खोल दिए हैं। उनका अनुभव और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किए गए परीक्षणों का बड़ा लाभ भारतीय ह्यूमन स्पेस मिशन को मिलने वाला है। भारत की महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान के अंतर्गत साल 2027 में वायुसेना के 3 पायलट्स को 3 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाना है और शुभांशु उस टीम का हिस्सा होंगे। स्पेस सेक्टर का कमाल तो हर देशवासी देख रहा, गर्व से भर जा रहा। और हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला स्पेस स्टेशन से लौट चुके हैं। लखनऊ में स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद शुभांशु शुक्ला ने वर्ष 2006 में भारतीय वायुसेना में कमीशन प्राप्त किया। सुखोई 30 MKI, MiG-21, MiG-29 और जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों को 2000 घंटे से ज्यादा उड़ाने का अनुभव काम आया और वो भारतीय ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के लिए चुन लिए गए। राकेश शर्मा के बाद शुभांशु दूसरे भारतीय एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने अंतरिक्ष की अतल गहराइयों को नापा है, लेकिन ये सिलसिला अब थमने वाला नहीं। शुभांशु ने करोड़ों युवाओं के हौसलों को पंख लगाए हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संकल्प उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दे रहा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नति के अवसर। स्पेस टेक्नोलॉजी में अग्रणी राज्य बनते हुए इसरो के सहयोग से किसी भी प्रकार की आपदा, मौसम की जानकारी हमारे किसानों को और नागरिकों को समय पर मिल सके, इन सब के लिए प्रदेश इसरो के साथ बातचीत करके अपना स्वयं का एक सैटेलाइट भी लॉन्च करने के सामने कार्य कर रहा है। इसके लिए अभी हाल ही में इसरो के चेयरमैन भी यहां आए थे और उनसे भी हमने इस बारे में चर्चा की है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में ग्राउंड अर्थ स्पेस स्टेशन की स्थापना प्रक्रियाधीन है। राज्य में शोध परियोजनाओं की स्वीकृति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, ग्रीन हाइड्रोजन और स्मार्ट ग्रिड की दिशा में तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं। समस्त मंडलों में आधुनिकतम तकनीक पर आधारित साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क स्थापना की कार्य योजना, विद्यार्थियों के लिए रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम और छात्र छात्राओं के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने वाले कार्यक्रमों का हो रहा है संचालन। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के सपूत शुभांशु का नागरिक अभिनंदन देश भर के युवाओं का करेगा हौसलावर्धन। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ग्रुप कैप्टन श्री शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा और अंतरिक्ष प्रवास के दौरान बहुत ढेर सारे अनुभव प्राप्त किए होंगे। मैं राष्ट्र गौरव ग्रुप कैप्टन श्री शुभांशु शुक्ला से अनुरोध है कि अपनी अंतरिक्ष यात्रा के संबंध में अपना अनुभव इस समारोह में सम्मिलित एकत्रित सभी अतिथिगणों के साथ साझा करने का कष्ट करें। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी, अन्य सभी आदरणीय मंत्रीगण, अधिकारी, मीडिया से आए हुए लोग और पीछे बैठे हुए भारत का भविष्य, आप सभी को मेरा अभिनंदन है। आज सुबह जब से मैं लखनऊ आया हूँ, सुबह 7:30 8 बजे के आसपास से मुझे लगता है मैंने करीब 2000 से ज़्यादा सेल्फी ली हैं। वास्तव में जो कहते हैं कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, उसका मतलब आज समझ में आया। थोड़े से समय में मैं कोशिश करूंगा कि मेरा जो अनुभव रहा है ये स्पेस जर्नी का, वो मैं आपके साथ साझा करूं और कुछ बताऊं। हालांकि बहुत कुछ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं ज़रूर जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले
जोधपुर में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आदर्श रक्षा एवं खेल अकादमी के नए भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने बच्चों से स्वर्णिम विकास पर जोर देते हुए कहा कि यदि बचपन से ही बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाया जाए और उन्हें अच्छे संस्कार दिए जाए तो न केवल उनके व्यक्तित्व का विकास होता है बल्कि उनमें देश की संस्कृति और इतिहास के प्रति गहरी रुचि भी उत्पन्न होती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज के समय में शिक्षा एक महत्वपूर्ण चीज है। साथ ही अब आपको बता दें कि कई विषय अकेला नहीं होता, कोई भी विषय और साथी विषय आसपास से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर है। अगर हमारा बच्चा बचपन से ही मानसिक रूप से मजबूत है, अगर उसके अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं तो यह स्वाभाविक सी बात है उसकी भारत के इतिहास में, भारत की संस्कृति में स्वाभाविक रूप से उसकी रुचि बढ़ेगी। मेरे कहने का मतलब है कि आज कोई भी सब्जेक्ट एक दूसरे से अलग नहीं है, हर सब्जेक्ट एक दूसरे से लिंक्ड है, जुड़ा है और एक दूसरे पर निर्भर है। साथियों, मैं कभी कभी यह सोचता हूं कि हमारे जमाने की पढ़ाई और आज की पढ़ाई में कितना अंतर आ गया है। पहले हम लोग स्कूल जाते थे, मैं भी गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूं, किसी पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ा हूं, तो उनकी उस समय जो किताबें होती थी उनकी प्रिंटिंग भी बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी, यह भी मैंने देखा था। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में आज परम पूज्य गीता मनीष स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज के सानिध्य में आयोजित श्री कृष्ण कश्यप संगम समारोह में नायब सिंह सैनी शामिल हुए, जो उनके लिए गर्व और सम्मान का विषय रहा। ये इस आयोजन का सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है और साथ ही जिसमें जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एक सूत्र में पिरोया है। जहां इस खास मौके पर सीएम सैनी ने ऐलान किया कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से हम आज हरियाणा के बड़े स्तर पर स्वच्छता मिशन की शुरुआत कर रहे हैं। मिशन के तौर पर कुरुक्षेत्र को स्वच्छ कुरुक्षेत्र, मेरा कुरुक्षेत्र मेरा अभिमान, इसके तहत हरियाणा शहर स्वच्छता अभियान 2025, हर गली हर मोहल्ला स्वच्छ हरियाणा की पहचान, इस कार्यक्रम का आज शुभारंभ कर रहे हैं। मेरा आग्रह है कि हम सब खड़े होकर के स्वच्छता की शपथ लें। मैं बोलूंगा, उसके बाद अपना अपना नाम आप कोट कर लेंगे। मैं यह शपथ लेता हूं कि मैं स्वच्छता को अपने कर्तव्यों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानूंगा। मैं जिला कुरुक्षेत्र अपने घर गली मोहल्ले में पूरी ईमानदारी और निष्ठा से सफाई कार्य करूंगा। मैं स्वयं गंदगी नहीं फैलाऊंगा और न ही किसी को फैला। बताते चले कृष्ण कश्यप संगम समारोह जहां सीएम सैनी ने हिस्सा लिया, साथ ही अपनी बात भी लोगों के बीच रखी, तो वहीं आपको बताते चले सीएम सैनी इस कार्यक्रम में शामिल भी हुए। फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी वोलिगामाना राबुका ने अपनी 3 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने, आर्थिक सहयोग बढ़ाने और क्षेत्रीय सुरक्षा पर विचार विमर्श किया। साथ ही इस अवसर पर दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग को और प्रांगण करने पर जोर दिया गया। और फिजी के बीच आत्मीयता का गहरा नाता है। 19वीं सदी में भारत से गए 60,000 से अधिक गिरमिटिया भाई बहनों ने अपने परिश्रम और पसीने से फिजी की समृद्धि में योगदान दिया है। उन्होंने फिजी की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता में नए रंग भरे, फिजी की एकता और अखंडता को निरंतर मजबूती प्रदान की है और इस सब के बीच वे अपनी जड़ों से भी जुड़े रहे हैं, अपनी संस्कृति को संजोए रखा है। फिजी की रामायण मंडली की परंपरा इसी का जीवंत प्रमाण है।
प्रधानमंत्री रंबुका द्वारा गिरमिट डे की घोषणा का मैं अभिनंदन करता हूं। ये हमारे साझा इतिहास का सम्मान है। बोला विनाका। मैं प्रधानमंत्री रंबुका और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। 2014 में 33 ईयर के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने फिजी की धरती पर कदम रखा था। मुझे बहुत खुशी और गर्व है कि यह सौभाग्य मुझे मिला था। उस समय हमने फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन यानी फिपिक की शुरुआत की थी। उस पहल ने न केवल भारत फिजी रिश्तों को बल्कि पूरे पैसिफिक क्षेत्र के साथ हमारे जुड़ाव को नई ताकत दी है। और आज प्रधानमंत्री रंबुका जी की इस यात्रा से हम आपसी संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ रहे हैं। तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में कहा, 100 साल पहले ब्रिटिश काल में पहली बार भारतीय मूल का कोई व्यक्ति इस विधानसभा का अध्यक्ष नहीं बना था। वह पहली लॉ थी जो हर भारतीय के दिल में जली होगी कि ब्रिटिश काल में भारतीय अपनी आवाज उठा सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि 24 अगस्त 1925 को श्री विटे भाई पटेल ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक विजय हासिल की थी। आज का दिन हमारे लिए लोकतंत्र का एक ऐतिहासिक दिन है। वो दिन जहां 100 साल पहले एक भारतीय ने इस विधानसभा परिसर में ब्रिटिश काल में पहली बार कोई व्यक्ति भारतीय मूल का इस विधानसभा का अध्यक्ष बना। पूरे 100 साल का समय उसे बीता। मैं समझती हूं कि वो पहली लॉ थी जो हर भारतीय के दिल में जली होगी कि हाँ, इस ब्रिटिश काल में भी भारतीय अपनी आवाज उठा सकता है और सदन के इस पटल तक पहुंच सकता है। 24 अगस्त 1925 श्री विट्ठल भाई जावेर भाई पटेल ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक लोकतांत्रिक विजय हासिल की। पहली बार कोई भारतीय अंग्रेज अधिकारियों और अंग्रेज लोगों के विरुद्ध चुनाव लड़कर के यहां तक पहुंचा। भोपाल में लघु उद्योग भारती के प्रादेशिक द्विवार्षिक सम्मेलन और स्टार्टअप एंड उद्यमी महाकुंभ 2025 का आयोजन हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कारवा और कृष्ण गोपाल की विशिष्ट उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान उद्गम सेतु लघु उद्योग भारतीय मध्य प्रदेश कार्यालय का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सम्मेलन में भाग लेते हुए कहा कि हम अपनी संस्कृति और संस्कारों को आत्मसात करते हुए कृषि एवं उद्योग के स्वावलंबन के आधार पर आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए संकल्पित हैं। अगर हम एक तरफ लघु उद्योग भारती की बात करते हैं तो दाम कम दम ज्यादा, तो ये स्वदेशी के आधार पर हमारे गुणवत्तापूर्ण उत्पाद को जो बढ़ावा देने का भाव है। और इसी प्रकार से जब हम कर्मचारी संघ के अंदर बात करते हैं तो उनसे भी क्या बात निकालते हैं, देश के हित में करेंगे काम, काम लेंगे पूरे दाम। अब ये एक तरह से कोरिलेटेड है, जुड़ी हुई बात है, जिसके आधार पर वो सारी बातें आ रही। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में आयोजित फूल माली समाज के 16वें राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने समाज में मेरिट सूची के स्थान पाने वाले विद्यार्थियों और प्रशस्ति पत्र और सम्मान राशि प्रदान कर सम्मानित किया। सीएम यादव ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं को अपने हुनर और प्रतिभा को निखारने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और समाज के विकास में योगदान देने की प्रेरणा देते हैं। सरकार आपके साथ है। एक बार फिर मेरे साथ बोलो,
गोपाल कृष्ण भगवान की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर कड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में लगातार उनके समुदाय का अपमान हो रहा है, भेदभाव किया जा रहा है और आरक्षण छीना जा रहा है। अखिलेश यादव ने सभी समर्थकों और जनता से एकजुट होकर बीजेपी का सफाया करने का आह्वान किया, जिससे राजनीतिक संघर्ष की नई लहर देखने को मिल रही है। उत्पीड़न हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश में कई घटनाएं हैं जहां पर विशेषकर प्रजापति समाज के लोगों के ऊपर अन्याय हुआ है, पीडीएस समाज के ऊपर अन्याय हुआ है। हम सब लोग एक सूत्र में इसीलिए बंधे हैं क्योंकि हम लोगों का लगातार इस सरकार में अपमान हो रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ से सुरक्षा वापस लेकर अब ये जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को सौंप दी गई है। जानिए क्या कारण है इस बदलाव के पीछे, क्या बदलाव आएंगे सुरक्षा के ढांचे में और किस तरह से अब राजधानी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इसी को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पहले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा सुरक्षा प्रदान की जा रही थी। सीआरपीएफ जैसे केंद्रीय बलों की तैनाती आमतौर पर उच्च स्तरीय सुरक्षाओं के लिए की जाती है, लेकिन हालिया प्रशासनिक और सुरक्षा सीमाओं के बाद यह निर्णय लिया गया है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा अब दिल्ली पुलिस के नियंत्रण में रहे। विशेषज्ञों के अनुसार इस बदलाव के पीछे कई रणनीतिक और तकनीकी कारण है। सबसे पहला कारण है तत्काल प्रक्रिया क्षमता। दिल्ली पुलिस का नेटवर्क राजधानी के हर कोने तक फैला हुआ है और वे घटनास्थल पर सीआरपीएफ की तुलना में तेजी से पहुंच सकते हैं। दूसरा कारण है प्रशासनिक समन्वय। स्थानीय पुलिस के बीच अधीन सुरक्षा से दिल्ली सरकार और केंद्रीय मंत्रालय के बीच बेहतर तालमेल स्थापित किया जा सकता है। तीसरा कारण है संस्थानों का कुशल प्रबंधन। सीआरपीएफ जैसी केंद्रीय बलों को लंबी अवधि तक तैनात रखना कठिन होता है और उनकी तैनाती महंगी होती है। वहीं स्थानीय पुलिस के पास शहर में तैनाती के लिए आवश्यक पूर्वानुमान और तकनीकी साधन मौजूद है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि राजधानी में बढ़ते हुए खतरे, आतंकी गतिविधियों और राजनीतिक कार्यक्रमों को देखते हुए यह कदम आवश्यक था। दिल्ली पुलिस ने अब से मुख्यमंत्री के आवासीय क्षेत्र और उनके आवास पर हाई सेंसिटिव जोन घोषित करा है। वहाँ अतिरिक्त गश्त और सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं। इसके तहत सीसीटीवी निगरानी, पेट्रोलिंग, सुरक्षा चौकियों और रोड चेकिंग का पैटर्न भी बदल दिया गया है। अधिकारी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की सुरक्षा में चूक ना हो। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था का यह बदलाव प्रशासनिक आवश्यकताओं के साथ साथ राजनीतिक हालात पर भी असर डाल सकता है। विपक्ष और नागरिक संगठन इस बदलाव को लेकर सवाल उठाते हुए सुरक्षा के मौजूदा ढांचे और उनकी कार्यप्रणाली पर नजर रख सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, उनकी संख्या और तकनीकी उपकरणों का नया मूल्यांकन किया है। इनमें हाईटेक निगरानी, मोबाइल गश्त और इमरजेंसी रिस्पांस टीमों का समन्वय शामिल है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा अब दिल्ली पुलिस के अधीन अधिक और स्थानीय और रणनीतिक नियंत्रण के साथ ही संचालित होगी। इससे राजधानी में सुरक्षा की प्रभावशीलता बढ़ेगी और प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल बेहतर होगा। साथ ही ये बदलाव नागरिकों और राजधानी में रहने वाले लोगों के लिए भी सुरक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जनता के हित में राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए ये कदम अहम है। इस बीच मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने हमले के मुख्य आरोपी राजेश के दोस्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि तहसील ने आरोपी राजेश की मदद के लिए पैसे भेजे थे और दोनों लगातार संपर्क में थे। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि राजेश मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचने से पहले सुप्रीम कोर्ट गया था, लेकिन वहां कड़ी सुरक्षा देखकर वह वापस लौट आया। इसके बाद शालीमार बाग स्थित मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ा और सूत्रों के मुताबिक हमलावर की योजना मुख्यमंत्री पर चाकू से हमला करने की थी, लेकिन सुरक्षा कड़ी देखकर उसने चाकू सिविल लाइंस इलाके में ही फेंक दिया। अब पुलिस राजेश और उसके दोस्त से लगातार पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि मामले की हर कड़ी को खंगाला जा रहा है और आरोपी की मंशा, साजिश और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच जारी है। साथ ही सच्चाई क्या है, ये आने वाले दिनों में जांच के बाद ही सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी।
वो एक माँ थी, एक पत्नी थी, एक बहन थी, लेकिन सबसे पहले वो एक इंसान थी जो बार बार सिस्टम से, समाज से और अपने ही घर में हारती रही और आखिरकार आग की लपटों में अपनी चीखों को छोड़ गई। गुरुग्राम की निक्की दहेज हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, जहां शुरुआती जांच में ये सामने आया कि दहेज की मांग के चलते ये हत्या की गई, लेकिन इसी बीच एक के बाद एक कई खुलासे हुए जो इसे और पेचीदा बना रहे हैं, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है, क्या निक्की की मौत वाकई उतनी सीधी है जितनी बताई जा रही है, या फिर पर्दे के पीछे खेला गया एक ऐसा खेल जिसमें झूठ को सच बनाने के लिए वीडियो काटे गए, बयानों को घुमाया गया और आग से सिर्फ एक औरत को नहीं जलाया गया इंसाफ को भी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में 27 वर्षीय निक्की की जलाकर हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। शुरुआती खबरें साफ थी कि निक्की पर ज्वलनशील पदार्थ डाला गया, उसे पीटा गया और फिर जिंदा जला दिया गया। परिवार ने आरोप लगाया कि पति विपिन, सास दया, जेठ रोहित और ससुर सत्यवीर ने मिलकर निक्की को दहेज के लिए मार डाला। शादी 2016 में हुई थी, स्कॉर्पियो दी गई, फिर बुलेट दी गई, लेकिन लालच ने 35 लाख रुपए की मांग में इसे तब्दील कर दिया। परिवार का कहना है कि निक्की लगातार प्रताड़ित की जा रही थी और जब इन्होंने इनकार किया तो एक योजना बनी जिसमें निक्की को मारने का प्लान तैयार हुआ। जैसा कि आप सभी भाइयों और बहनों को पता है, मेरी बहन के साथ कितना दर्दनाक हादसा हुआ है। 21 अगस्त को आप सभी को पता है, ग्राम सिरसा विपिन भाटी सन ऑफ सतवीर भाटी मेरी बहन को आग लगा के मार दिया। हमने थाना कासने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया गया। हम आज थाने गए थे, थाने वालों ने 2 दिन का आश्वासन दिया है, अगर 2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं करी जाएगी तो हम रोड पर जाम लगा देंगे और अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। 21 अगस्त शाम करीब 5:30 बजे एक बहन की आंखों के सामने उसकी बहन को जिंदा जलाया जा रहा था और वो कुछ कर नहीं सकी, सिर्फ मोबाइल का कैमरा थामे सच को रिकॉर्ड कर रही थी। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वो एक दिल दहला देने वाली हकीकत है, इतना विचलित कर देने वाला कि उसे बिना वार्निंग के दिखाया नहीं जा सकता। पहला वीडियो नवंबर महीने का बताया जा रहा है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि निक्की की सास दया और पति विपिन निक्की को बेरहमी से पीट रहे हैं। निक्की चीख रही है, दर्द में है, लेकिन कोई नहीं रुकता। कंचन जो खुद वही मौजूद थी, पूरा मंजर अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर रही होती है और तभी विपिन कंचन पर झपटता है और हमला करता है और वीडियो वहीं कट जाता है। वीडियो वहीं रुकता है, लेकिन वो हिंसा वहीं नहीं रुकती। हम नहीं जानते अगले कुछ मिनटों में कंचन के साथ क्या हुआ और निक्की के साथ क्या क्या हुआ, लेकिन कुछ घंटों बाद जो अगला वीडियो सामने आया वो देश को हिला देने वाला है। दूसरा वीडियो 21 अगस्त का है। सीढ़ियों से नीचे उतरती निक्की नजर आ रही है और पूरा शरीर आग की लपटों में लिपटा हुआ और वो पूरी तरह झुलस चुकी थी और फिर भी वो बचने की कोशिश कर रही थी। वो मंजर इतना खौफनाक है कि कैमरे के लेंस तक कांप जाएं। दर्द, चीख, आग और मौत सब एक ही फ्रेम में बंद है। कंचन और पड़ोसियों की मदद से उसे अस्पताल ले जाया गया, पहले फोर्टिस फिर सफदरजंग, लेकिन निक्की को डॉक्टर नहीं बचा सके। आग ने उसका शरीर नहीं, उसकी जिंदगी, उसके सपने, उसकी आवाज सब राख कर दिया। निक्की के बेटे ने उस भयानक मंजर को देखा जिसे ना तो दहेज का मतलब पता था और ना ही साजिश की समझ है, लेकिन वो जानता था कि उसकी मम्मी जल रही थी और कोई उसे नहीं बचा रहा था। और उसी मासूम ने अपनी आंखों से देखा घर में चीख पुकार, मारपीट और फिर आग की लपटें। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। लेकिन कुछ ही दिनों में अब कहानी पलटने लगी है। फिलहाल रिपोर्ट्स और खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।